नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्लास 9 में सामाजिक विज्ञान के जो है 4 विषय को आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र है। तो काफी सारे चैप्टर्स जो है सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, बारीकी से आप लोग को एक एक क्वेश्चन को जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल के साथ रिविजन करते चलेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। दबा के दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी आप लोग के लिए मेहनत करूं और एक से एक वीडियो आए। दोस्तों देखिए, क्वेश्चंस लगातार अपलोड करने पर जो है नोटिफिकेशन जो है नहीं जाता है। इसके लिए YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिएगा और बीच बीच में जो है चैनल को विजिट करते रहिएगा और टेलीग्राम चैनल को खास करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता तो टेलीग्राम चैनल से जो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर फंसते हैं आप लोग, मैथ्स हो साइंस हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। सबका आईडी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या पूछा गया? फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन 4 1794 को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, ये जो आपका एसएसटी है ये बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, कहीं से भी क्वेश्चन सवाल उठा के पूछा जा सकता है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि जो आपका चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, उससे आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और आप लोग भी मेरे साथ साथ आंसर्स देने का कोशिश कीजिएगा, कमेंट करते चलिएगा। पहला सवाल आप लोगों के लिए कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 14 जुलाई 1789, ठीक है। याद रखिएगा 1789 को जो है आप लोगों का फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता के विचार दिए? तो फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को जो है आपका स्वतंत्रता और समानता का विचार दिया। फ्रांस की राजधानी कहां है दोस्तों? पेरिस में है और यही से दोस्तों ये क्रांति स्टार्ट हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कहां स्टार्ट हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें एक राजवंश जो है आप जानते हैं, लुई 16 जो है राजवंश, किस राजवंश से संबंधित थे? तो बुर्बो राजवंश से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों याद रखिएगा लुई 16वां को जो है किस आरोप में 21 जनवरी 1793 को फांसी दिया गया था? तो देशद्रोह के आरोप में उन्हें फांसी दे दिया गया था। इसमें जो है दोस्तों फ्रांसीसी, जब आप क्रांति पढ़ रहे थे तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बांटा गया था? 3 स्टेट में। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। पहला जो स्टेट हुआ करता था दोस्तों वो था आप लोग का पादरी वर्ग, ठीक है। दूसरा जो स्टेट हुआ करता था दोस्तों वो अमीर वर्गों को कहा जाता था, जिसे वहां के लोग जो है उसे कुलीन वर्ग कहते थे। क्या कहते थे? कुलीन वर्ग, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से कि प्रथम 2 स्टेट, यानी पहला स्टेट में कुलीन और पादरी वर्ग, ठीक है। तो ये कौन 2 स्टेट कौन जो आते हैं इस वर्ग में? तो याद रखिएगा कुलीन और पादरी वर्ग, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सवाल पूछा जाएगा कि किन 2 वर्गों को कर नहीं देना पड़ता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था। यही 2 वर्गों को, कुलीन और पादरी वर्ग को जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था। जबकि तीसरे स्टेट के लोगों को, तीसरे स्टेट में कौन थे? जनसाधारण लोग थे जिन्हें टैक्स चुकाना पड़ता था, जिन्होंने जो है आंदोलन छेड़ा था, ठीक है। इसमें कई टाइप का टैक्स था दोस्तों, याद रखिएगा, टैक्स को नोट कर लीजिएगा। पहला जो टैक्स था दोस्तों वो था आपका टाइड। क्या था? टाइड। तो ये जो टाइड है ये क्या है? ये धार्मिक कर है। ये कैसा कर है दोस्तों? धार्मिक कर है। जबकि और एक टैक्स था जिसका नाम था टाइल। क्या है दोस्तों? टाइल। ये क्या था दोस्तों? प्रत्यक्ष कर था। टाइड जो है आपका धार्मिक कर है, वहीं टाइल जो है दोस्तों आपका प्रत्यक्ष कर है। इस पे आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आगे को और क्वेश्चंस को जान लेते हैं। क्या दिया गया देख सकते हैं दोस्तों कि पूछा गया कि आतंक का राज जो है, आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो उनका नाम याद रखिएगा। इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन जो पूछा गया वो सवाल मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? रोबेस्पियर। किसने स्थापित किया था? रोबेस्पियर ने, ठीक है। उनका टाइम पीरियड याद रखिएगा आतंक का काल का 1793 से लेकर 1794 तक, ठीक है। फ्रांस का संविधान कब बना दोस्तों? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1791 को जो है फ्रांस का संविधान बन चुका था, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों 1815 वाला, ठीक है, कि 1815 में वाटरलू में किसकी हार हुई थी? तो नेपोलियन की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? नेपोलियन की हार हुई थी। और अभी आप लोगों का जो सवाल पूछा गया है कि लिब्रे वाला जो क्वेश्चन है, तो लिब्रे क्या था? तो लिब्रे जो है फ्रांसीसी मुद्रा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम क्या है? तो आप लोग ये जो है आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम
क्या है ये आप सभी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप लोग के साथ डिस्कस कर दे रहा हूं कि सामाजिक अनुबंध यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार किस फ्रांसीसी विद्वान ने दिया था? तो रूसो ने। रूसो का नाम याद रखिएगा दोस्तों, जिन्होंने लोगों को जागरूक किया था कि अपने हक के लिए लड़ो, अपनी आवाज को बुलंद करो। ठीक है, ये जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे फ्रांसीसी क्रांति में, उनका नाम याद रखिएगा, रूसो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है आप लोग याद रखिएगा, इनसे सवाल पूछे जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये फ्रांसीसी क्रांति से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए क्यों बाध्य हो गई? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है एक दूसरे देश के साथ जो लड़ाई छिड़ चुका था, लड़ाई छिड़ने की वजह से क्या हो रहा है, इन पर कर्ज का दबाव पड़ने लगा। ये अधिकतर जो है खर्चा किस पर करने लगे? हथियार खरीदने में करने लगे, जिसके वजह से ये अपने पैसे की भरपाई जो है जनसाधारण लोग यानी तीसरे स्टेट के लोगों से जो है पैसा कलेक्ट कर रहे थे। तो ये बहुत सारे कारण थे, उसमें पहला कारण देख लीजिए क्या दिया है कि बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए। ठीक है, फिर ये लड़ाई लड़ रहे थे तो अब जो है एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं कि सेना के रखरखाव के लिए इनका खर्च हो रहा होगा। ठीक है, और तीसरा जो है ये इतना ज्यादा हाईफाई टाइप के लोग थे कि शौकीन वाला कि अपने जो है राज दरबार के लिए ज्यादा ये खर्च करने में जो है शौकीन रखते थे। तो राज दरबार और सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए जो है ये किससे वसूल कर रहे थे पैसा? किस वर्ग से? तीसरे स्टेट के वर्ग से, जो कि थे जनसाधारण वर्ग, और टैक्स को बढ़ा दिया गया था। तो इनमें से सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, यहां सही कहा गया है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या पूछा गया? फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% लोग कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? जनसाधारण लोग, जिसमें आपका किसान थे। कौन थे? किसान थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 90% लोग कौन थे? किसान थे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं क्या पूछा गया? 1784 में द स्पिरिट ऑफ द लॉ की रचना किसने की? द स्पिरिट ऑफ द लॉ की रचना किसने की दोस्तों? याद रखिएगा मॉन्टेस्क्यू ने। किसने की थी दोस्तों? मॉन्टेस्क्यू ने, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन लिखा था? याद रखिएगा उनका नाम क्या था? रूसो। क्या नाम था? रूसो। हिंदी में सामाजिक अनुबंध का विचार किसने दिया था? रूसो ने दिया था। द स्पिरिट ऑफ द लॉ कौन लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया? जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप जो है पूरा कर लिया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो जितने ऑप्शंस देख रहे थे उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को क्या करना? सीमित कर देना, क्योंकि वो अपना मनचाहा जो है निर्णय ना ले सके। ये जो है इन लोगों का मुख्य उद्देश्य में से था। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों देखिए ये जो ऑप्शन लिखा है बिल्कुल ही गलत है कि मतदान जो अधिकार छीन लेना। वो तो चाहते ही थे यहाँ के लोग कि लोगों को वोटिंग राइट्स मिले ताकि वो अपने हिसाब से सरकार चुन सके। ठीक है, पुरुष एवं नागरिकों को घोषणा पत्र को समाप्त करना, ये भी गलत है दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से सभी हर बार सही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए ध्यान से और थोड़ा सोच के लगाइएगा। बहुत सारे जो है किसी YouTube चैनल से देख लेते हैं और वो जो ज्यादातर जो है सोच लेते हैं कि इनमें से सभी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर बार इनमें से सभी आंसर करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा काम कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं क्या पूछा गया? फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन जो है शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? तो दोस्तों ये था आपका दास प्रथा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले? कौन चाहते थे? वहां के उदारवादी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल आप सभी ने सही पकड़ा आंसर। नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट था। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मैंने क्या बताया कि 1815 में जो है वाटरलू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो याद रखेगा नेपोलियन जो है का उस पे वाटरलू के युद्ध में हार हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, ठीक है, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, तो किसके अंग थे दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, रूसी के अंतर्गत थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस
पार्टी का गठन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही पकड़े आंसर, रशियन सोशल। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का जो है गठन किया था। ठीक है, चलिए ये जो है इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम आप सभी नीचे कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि 1914 में दो यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे और दूसरे खेमे में कौन देश थे? तो दोस्तों याद रखने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग का स्कूल में भी बार बार बताया गया होगा याद रखने के लिए कि कौन सा आपका सही पकड़े, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। याद रखिएगा, एक खेमे में था जर्मन, ऑस्ट्रिया और तुर्की और दूसरा खेमे में थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो था आपका हिस्ट्री यानी इतिहास से क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये है आपका भूगोल विषय से संबंधित प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग भूगोल के एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में जो पूछा गया है कि पूर्व देशांतर रेखा जो कि भारत का मानक यमंतर मानी जाती है, वह भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आप लोग जो है मैप इंडिया का देखे होंगे, तो इंडिया का मैप में अपने चैप्टर 1 में जो जियोग्राफी का चैप्टर है, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे एक रेखा, हर एक देश से एक रेखा जो है माना जाता है, जिससे होकर जो है दोस्तों वो रेखा ही हर देश का टाइम जोन फिक्स किया जाता है। तो हम लोगों का देश का प्रधान यमंतर रेखा कौन है? आपका 82.5 डिग्री। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री जो है ये आपका है हम लोगों का। तो ये जो लाइन है 82.5 डिग्री, ये जो लाइन जो है लॉन्गिट्यूड, तो ये जो लॉन्गिट्यूड वाला लाइन है किस राज्य से होकर गुजरा है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे कौन सा राज्य हमारा जो जनसंख्या में सबसे पहला नंबर पर आता है, कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य से होकर गुजरा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य से। और वहां के एक जिला है जिसका नाम है मिर्जापुर। क्या नाम है? मिर्जापुर। मिर्जापुर वेब सीरीज सुने हैं ना? ठीक है, तो वहीं से होकर जो है प्रधान यमंतर रेखा गुजरती है। अगर कर्क रेखा का पूछा जाता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो एक ट्रिक से याद रखिएगा दोस्तों। ट्रिक का नाम क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, तो ये ट्रिक है दोस्तों कि किस किस राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा इस ट्रिक से, मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, इन राज्यों से होकर जो है आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। इसमें पूछा गया था यमंतर रेखा, तो यमंतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, आप लोग कमेंट में। सबसे पहले याद रखिएगा, भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा क्या पूछा जा सकता है कि याद रखने के लिए कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? आप जानते हैं यहां से विषुवत रेखा जो है 2 पार्ट में बांटती है, जिसमें भारत के ऊपर की तरफ को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और भारत जो है किधर स्थित है? आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किधर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो अगर पूछा जाएगा कि किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत का उत्तर में पड़ोसी देश कौन है? तो आप देखे होंगे इंडिया का मैप, क्या है? चीन, नेपाल और भूटान। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत के पूर्वी पड़ोसी देश कौन कौन है। 2 देशों के नाम आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी आप लोग बताइए कमेंट में, एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन आप लोग को हर बार दिया जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये नीचे कमेंट करके बताइए। अभी आप लोग को बुक वाला नहीं, अभी वर्तमान का बात कर रहे हैं। बुक में जो है पहले प्रिंट किया हुआ है, इसलिए उस पे जो है उस हिसाब से दिया हुआ है। वर्तमान में जो है आपको बताना है ये एट प्रेजेंट जो है अभी कितना टोटल जो है राज्य है, कितना स्टेट है और कितना केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? पश्चिम में यूरोप
यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? तो कौन सा सागर मिलाती है दोस्तों? तो 13 का यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ती है? देखिए अभी आप लोगों से पूछे ना, यहाँ पे पूछा है ना, उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ती है? तो 14 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आप सभी डायरेक्शन के बारे में तो जानते हैं, डायरेक्शन कैसे बनता है, ऐसे ना, ठीक है। इधर हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब, ठीक है, और ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। तो यह पश्चिम हो गया यहाँ पे, और ये वाला जो रेखा है दोस्तों ये है आपका उत्तर और ये पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में जो है भारत का पूछा गया कि कौन कौन सा देश जो है पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे इंडिया का अगर मैप देखिएगा तो इधर की तरफ है आपका क्या, पाकिस्तान, और इधर की तरफ जो है आपका है थोड़ा सा यहाँ पे टच करता हुआ अफगानिस्तान, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में कौन है आपका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, याद रखिएगा, ठीक है। मैप के साथ आप लोग देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, देख रहे हैं ना। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के अलग अलग पार्ट जानते हैं हम लोग, ठीक है। आपका बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है, तो अलग अलग नाम जानते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय का भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। आप लोग बताइएगा किन दो नदियों के जो है उसको हम, नदियों के बीच का जो वाला जो पार्ट है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, उसका नाम आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये जितने ऑप्शंस दिए जा रहे हैं दोस्तों उस ऑप्शन से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, पटकाई, नागा और मिजो मणिपुर निम्न में से किसके नाम है? तो दोस्तों ये जो है किसका नाम है? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी है पहाड़ियों के नाम। क्या है? पहाड़ियों के नाम। आप लोग और पहाड़ियों के नाम पढ़े हैं, गैरो, खासी, जैंतिया, ठीक है, ये आपका जनजाति का भी नाम है वहां के, और आपका ये हो गया पहाड़ियों के नाम भी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उत्तरी मैदान में जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? ठीक है, तो किन नदियों के द्वारा हुआ है? बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो है आपका ये जलोढ़ मृदा से बनी हुई मैदान यानी उत्तरी मैदान का आपका निर्माण हुआ है, ठीक है। आप लोग जब मैदान वाला फिगर देखिएगा तो उत्तरी मैदान वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका इधर से क्या है, इधर से आपका जो मानसरोवर जो झील है यहाँ से होकर के सिंधु नदी, फिर यहीं से जो है आपका इधर की तरफ आपका ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से जो है आपका उत्तराखंड के जो है गौमुख से जो है आपका क्या निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर जो है दोस्तों वहाँ से निकलती है आपका गंगा नदी, ठीक है। तो ये जो वाला जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा, तो ये बनती है उत्तर का मैदान, उत्तरी मैदान, जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो यही पूछा गया किन नदियों से बनी है, तो याद रखिएगा इन तीनों नदियों के नाम क्या क्या है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलिए अगर आप लोग चाहिएगा मैप का रिलेटेड क्वेश्चन तो मैप से संबंधित सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगा मैप के साथ बता के। किन कारणों में से जो है भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो 18 का एकदम इजी से आप लोग पकड़ लिए हैं, ये जितने ऑप्शंस देख रहे हैं ये सभी करेक्ट दोस्तों, इनमें से सभी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मानसरोवर झील किस देश में है? तो मानसरोवर झील का पूछा गया बात। तो मानसरोवर झील जो है दोस्तों, बार बार मानसरोवर नाम सुन के लगता है कि ये हमारे देश में है, लेकिन एक्चुअल में है ये तिब्बत में, जो कि अभी जो है चाइना की तरफ में दिखाया जाता है, चाइना के मैप की तरफ में आप देखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। और मानसरोवर झील से जो है दोस्तों दो आपको मैन रिवर देखने को मिलती है, एक तो हो गया आपका सिंधु नदी और दूसरा इधर की तरफ जो है प्रवाहित होती है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और जो मानसरोवर कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है, याद रखिएगा। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है, ठीक है, भारत में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? 20 पे बोला गया सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी नदियां जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो कश्मीर घाटी का प्रसिद्ध झील का नाम क्या है पूछा गया, तो डल झील कहते हैं उसको। क्या नाम से जानते हैं? डल झील। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर में, झीलों के निर्माण से क्या लाभ है?
तो झीलों के निर्माण से क्या लाभ है दोस्तों, तो 22 का जो यहाँ आप देख रहे हैं इससे आपका विद्युत उत्पादन में सहायक होता है, आसपास के जलवायु को ये सामान्य बनाने में मदद करती है, ताकि उसके बाद फिर आपका प्राकृतिक सुंदर व पर्यटन को बढ़ाती है। तो इनमें से जो सभी दिया गया इनमें से सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ के लगना चाहिए कि हाँ ये सभी करेक्ट हो रहा तभी लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर में, निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव जो है लोग करते हैं। तो शासकों का चुनाव जो है लोग करते हैं पूछा गया। तो यहाँ पे जो जनता के द्वारा जो चुना गया शासन व्यवस्था होता है दोस्तों, वो उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट पढ़े ना कि जनता के द्वारा जो चुना हुआ शासन व्यवस्था होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चुना गया शासन व्यवस्था होता है वो क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया 24 नंबर पे, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया। तो दोस्तों 24 का जो है बिल्कुल आप सभी ने सही पकड़ा है, किसको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परवेज मुशर्रफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया दोस्तों, देख सकते हैं 27 में बोला गया है कि आज की दुनिया में लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा आम रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 27 है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंसाने के लिए इनमें से सभी दिया गया है, जो कि आप लोगों को लालच दिया गया। लालच दोस्तों हमेशा बुरी बला होती है, इसलिए लालच से बचिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत है, जनता द्वारा चुना एक स्थान पर जमा होकर शासन का संबंधी निर्णय लेना, ऐसा कोई भी जगह नहीं है दोस्तों जहां पे हम लोग खड़े हो जाएं। धनबाद बोकारो में बताइए कि धनबाद जिले के अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई भी एक धनबाद में कोई ग्राउंड है जहां पे पूरा धनबाद का लोग खड़ा हो जाए, या बोकारो में कोई ऐसा ग्राउंड है कि वहां पे सब खड़े हो जाए? आप लोग बताइए दोस्तों कि आप लोग झारखंड के किस जिले से है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं दोस्तों धनबाद जिले से हूँ। ठीक है, मेरा नाम अभिषेक है। आप लोग जो है इंस्टाग्राम में जाके आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां पे जुड़ जाइएगा ताकि आपको कोई भी पीडीएफ एंड नोट्स जल्दी मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल 28 वर्षों तक कहाँ रहना पड़ा था और किस द्वीप में रहे थे? ठीक है, तो ये 28 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम था रोबेन द्वीप। क्या नाम था? रोबेन द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहां की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? तो दोस्तों क्या क्या बदलाव शुरू किया था? सबसे पहले उन्होंने भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया। नेल्सन मंडेला जानते हैं पहला अश्वेत जो है वहां पे राष्ट्रपति बने हुए थे। दूसरा याद रखिएगा कि राजनीतिक वहां पे काले और गोरे का बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था जब नेल्सन मंडेला इनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद दूसरा ऑप्शन देख सकते क्या बोला गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध को क्या कर लिया गया, उठा लिया गया, हटा दिया गया वो चीज। नेल्सन मंडेला को जो है जेल से रिहा कर दिया गया था। तो इनमें से सभी ऑप्शंस करेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पढ़ के समझ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30। लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किनका होना जरूरी है या किसका होना जरूरी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होते हैं उनके लिए जरूरी है कि वहां का अपना एक संविधान हो। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? हमारे भारत देश का है। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, भारत देश ने, ठीक है, भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली है और जो कि अभी भी झेलती है दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आप सब अपने साथ भाईचारा बना के रखिएगा। ठीक है, लोगों का काम है आपसी भेदभाव करना। ठीक है, छुआछूतहीन भावना लोगों के बीच फैलाना। तो इन सब विचारों से बाहर निकले, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो जो है लोगों, ब्रिटिशर्स भी जो काम करते थे, आज के जो नेता भी है वही काम करते हैं, आपस में लड़ा देने, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, जो कि अभी भी जो है उन लोगों का, ब्रिटिशर्स का थॉट था कि फूट डालो और राज करो। ठीक है, किसके नाम पर? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है ये पूछा गया किस विभीषिका को झेला हुआ है? तो धर्म के नाम पर जो राजनीति होता था उसको झेला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो संविधान जो है प्रमुख रूप से क्या काम करता है दोस्तों? बिल्कुल आप सभी सही पकड़े हैं। यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं वो सभी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा दोस्तों
4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। आगे और भी क्वेश्चंस बताना है, देख सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। पालमपुर के निकटतम जो है गांव का नाम क्या है? तो पालमपुर के निकटतम गांव का नाम क्या है दोस्तों? आप सभी बताइए यहाँ पे कमेंट करके जल्दी से। तो पालमपुर के जो है सबसे निकटतम गांव का नाम है शाहपुर। क्या नाम है? शाहपुर। ठीक है, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं पालमपुर से रिलेटेड। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से कितने किलोमीटर पर दूरी पर स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी कमेंट कीजिए। 3 किलोमीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पालमपुर के गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, आप सभी को मालूम है। ठीक है, पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग जो है आश्रित थे? 75% लोग जो है कृषि पर आश्रित थे। ठीक है, पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को जो है दूध बेचते थे? तो वो लोग जाते थे रायगंज। कहाँ जाते थे दूध बेचने? रायगंज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और क्वेश्चन है कि पालमपुर में जो है याद रखिएगा खरीफ फसल किस मौसम में होता है, ये पूछा गया था। तो वो जो है वर्षा ऋतु पे होती है। ठीक है, अब दोस्तों और एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि पालमपुर से रिलेटेड कि पालमपुर के किसान अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सा फसल उगाते थे? तो आलू का फसल उगाते थे। ठीक है, और पालमपुर में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या था? आपका नलकूप। ठीक है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन था क्या कि आधुनिक कृषि विधि में कौन बीज का इस्तेमाल किया जाता था? तो HYV। कौन सा बीज का इस्तेमाल किया जाता था? HYV बीज का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है दोस्तों? याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है, दिल्ली की। ठीक है, तो उत्पादन का प्रथम आवश्यकता क्या है? भूमि। याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर उत्पादन का प्रचुर मात्रा में जो है उपलब्ध है। उत्पादन का कौन सा साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो श्रम जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जो चैप्टर से है कि भूमि मापने के लिए मानक इकाई क्या है? तो हम लोग भूमि को कैसे मापते हैं दोस्तों? 34 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेक्टेयर जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया कि भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? तो भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि जो है दोस्तों 35 का बिल्कुल आप सभी सही पकड़े, खेती जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर देख सकते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रिया है? तो ये सभी किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? तो याद रखिएगा 36 का बिल्कुल आप सभी सही पकड़े, गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आर्थिक विकास की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मानवीय पूंजी। ठीक है, क्या है दोस्तों? मानवीय पूंजी। ठीक है, देखिए हम सभी अगर मानवीय पूंजी, हम सभी अगर सब चीज़ समझदार होंगे तो संसाधनों का ठीक से उपयोग कर सकेंगे, संसाधन को उपयोग में ला सकेंगे और अपने लेवल से वो से कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन करके उपभोग में कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मानव पूंजी, मानवीय पूंजी। ठीक है, अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो मशीन को ऑपरेट कौन करेगा? मशीन को चला सकता है कोई? नहीं चला सकता ना, तो इंपॉर्टेंट है आपका मानवीय पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है दोस्तों? तो यहाँ पे साक्षरता, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल, ये सभी जो है करेक्ट है, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया 39 पे, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार, महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? तो ठीक है, तो किसका विभाजन हुआ रहता है दोस्तों? तो सबको जो है काम के आधार पर जो है बांटा गया है, तो श्रम के आधार पर जो है विभाजन हुआ रहता है। बच्चों को अपना जो है पढ़ाई से संबंधित काम करना पड़ता है। माताएं जो होती है वो देखते हैं, अधिकतर जो गृहिणी होती है वो खाना बनाने से लेकर, ठीक है, घर के कामों को करने के लिए व्यस्त होते हैं। जो पुरुष होते हैं वो हार्डवर्क में जो है, महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग होती है। हालांकि जो घर की महिलाएं होती है वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। उन लोगों का टाइम देखिएगा दोस्तों, सुबह से उठने से लेकर रात तक वो काम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन वहाँ पे जो लड़के हैं और लड़कियों के बीच जो है काम का क्या होता है? विभाजन होता है। किसके आधार पे? श्रम के आधार पर जो है विभाजन हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार की महिलाओं के बीच जो है किसका विभाजन होता है दोस्तों? श्रम का विभाजन होता है, लेबर के आधार पर। ठीक है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो किस प्रकार की? जो पढ़े लिखे नहीं है और जो बीमार है वही जो लोग होते हैं वो अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास संसाधन जो है उपलब्ध है तो आपको उस चीज़ का उपभोग करना चाहिए। आप जब समझदार होंगे तो कहीं ना कहीं आप जरूर अच्छे से काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये 40 क्वेश्चन तो ऐसे बोला गया, लेकिन आप सभी ने देखा कि हर एक चीज़ को बारीकी से आप लोगों के बीच बताया गया। और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आप लोगों को डिमांड रहेगा तो वो भी मैं लेके आऊँगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स के लिए। कितने बच्चे चाहते हैं कि आप लोग क्लास 10 का धुआंधार तैयारी करें, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।